अप्रैल 1958 में लाहौर जाने वाले एक मुसाफिर को कराची एयरपोर्ट पर रोका गया तो उनके पास से 3100 तोला सोना बरामद हुआ। कराची कस्टम हुकाम ने जब प्रेस हैंड आउट में बताया कि उन्होंने 2000 तोले सोना जब्त किया है तो पुलिस की तहवील में मौजूद इस मुसाफिर ने उनकी तस्हीह की कि ये 2000 नहीं बल्कि 3100 तोले सोना था। ये शख्स जल्द ही जेल से रिहा हो गया और सिर्फ 5 माह बाद ही कसूर के करीब वाक़े एक सरहदी गाँव में नमूदार हुआ, जहाँ उसे अमृतसर पुलिस से बचने के लिए सोने की 45 ईंटें छोड़कर फरार होना पड़ा। 6 साल बाद ये शख्स दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए दोबारा मंजर आम पर आया जब वो चांदनी चौक में मोती बाजार के एक ताजर के साथ सोने का एक मुआहदा कर रहा था। ये शख्स तो पुलिस से बच निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन उसका एक साथी पकड़ा गया और पुलिस ने उससे सोने की 44 ईंटें भी बरामद कर ली। लाहौर से निकलने वाले एक अखबार ने सन 1977 में इस शख्स को कुछ ऐसे बयान किया: गोल्डन मफरूर, एक गैर मामूली शख्स, भेस बदलने का माहिर और लूमड़ी जैसा मक्कार। इस शख्स का नाम पाकिस्तान और इंटरपोल की फहरिस्त में शामिल था और ये अक्सर दिल्ली, दुबई और लंदन का सफर किया करता था। और ये शख्स कोई और नहीं, सेठ आबिद थे। सेठ आबिद, जो 85 बरस की उम्र में वफात पा चुके हैं, उन्हें पाकिस्तान में गोल्ड किंग की हैसियत से भी जाना जाता था और उनका शुमार उन अमीर तरीन अफराद में भी किया जाता है जिनकी दौलत का इन्हिसार सोने की स्मगलिंग पर था। स्मगलिंग के कारोबार में सोने का बादशाह बनने के लिए किसी को भी सरहद के आर पार अपने नेटवर्क्स कायम करना होते हैं और रियासती अशराफिया और सरकारी अफसरान के साथ ताल्लुकात भी कायम करना होते हैं। इसके अलावा मुआशरे में अपना मकाम कायम करने के लिए अखलाकी बुनियादों पर खैर सगाली का एक वसी निजाम भी कायम करना पड़ता है। सेठ आबिद का उरूज पाकिस्तान और इंडिया की सरहद की तश्कील के साथ ही सामने आया। वो कसूर के सरहदी इलाके में पैदा हुए और वहीं पर पले बढ़े, जहां उनके शेख तजारती कबीले के मेंबरान हिंदुस्तान की तकसीम से पहले कलकत्ता से चमड़े की तजारत करते थे। सेठ आबिद सन 1950 में उस वक्त कराची मुंतकिल हो गए जब उनके वालिद ने कराची के सराफा बाजार में सोने और चांदी का कारोबार शुरू किया। कुछ ऐसे माहीगीर जो दुबई से कराची सोने की स्मगलिंग किया करते थे, उनसे मुलाकात के बाद सेठ आबिद ने सोने की स्मगलिंग की दुनिया में कदम रखा। 50 की दहाई के इख्तिताम तक उन्होंने एक माहीगीर कासिम भट्टी के साथ मिलकर पाकिस्तान में सोने की स्मगलिंग में अपनी अजारादारी कायम की। सेठ आबिद का शुमार उन स्मगलरों में होता है जो पाकिस्तानी तनाजुर में सोने की स्मगलिंग और स्मगलिंग की मईशत में इंतहाई अहम थे। उनकी ताकत कराची की बंदरगाह, पंजाब की सरहद, हुकूमती इंतजामिया और सियासी हलकों में तो मौजूद थी ही, लेकिन वो सरहद की दूसरी जानिब और इससे भी आगे बहुत से काम सरअंजाम दे सकते थे। लंदन, दिल्ली और दुबई में अबूरी राब्तों के साथ सेठ आबिद ने 1950 से 1980 के दौरान इंडिया की सोने की स्मगलिंग पर कायम अजारादारी को खत्म कर दिया। सेठ आबिद ये तमाम तर सलाहियतें 1950 की दहाई के अवाखिर तक हासिल कर चुके थे, जब उनका स्मगलिंग का निजाम लंदन, दिल्ली और कराची में एजेंट्स की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाने और पाकिस्तान और इंडिया के माबैन पंजाब के सरहदी इलाकों तक फैल चुका था। इब्तदाई तौर पर यह निजाम करीबी रिश्तेदारों के नेटवर्क पर मुश्तमिल था। उनके भाई हाजी अशरफ, जो बहुत फरावानी से अरबी जबान बोल सकते थे, दुबई में मुकीम थे, जबकि उनके दामाद गुलाम सरवर अक्सर व बेशतर दिल्ली जाते थे और सोने के स्मगलर हरबंस लाल से मुलाकात करते थे। सेठ आबिद का नाम पहली बार इंडियन प्रेस में उस वक्त सामने आया जब सन 1963 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर दी कि पाकिस्तान के गोल्ड किंग के इंडिया में रवाबित हैं, जबकि उनके बहनोई को दिल्ली में सोने की 44 ईंटों के साथ गिरफ्तार किया गया है। ब्रिटिश एयरवेज में काम करने वाले चार्ल्स मेलनी को सेठ आबिद का बरतानिया में सहूलतकार फर्ज किया गया। सेठ आबिद हर बरस हज पर भी जाते और इसके साथ ही अरब शेख ऑपरेटर्स के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते। जब उनका स्मगलिंग का कारोबार मजीद वसी हुआ तो उन्होंने पंजाब के सरहदी इलाके के देहातों में रहने वाले कुछ एजेंट्स को सोने की स्मगलिंग की फ्रेंचाइज दी, जिनमें नुमाया तौर पर दयाल और ईवान कम्युनिटी के लोग शामिल थे। सेठ आबिद के दर्जनों हरीफ थे, लेकिन किसी के पास भी इन जैसी सलाहियतें, रवाबित और सरमाया नहीं था। उनके बहुत से हरीफों के बरक्स सेठ पर उनके तवील करियर के दौरान कभी भी फर्द जुर्म आयद नहीं की गई, हालांकि उनके खिलाफ मुतअद्दिद एफआईआर दर्ज की गयी। 1950 और 1960 की दहाइयों में दुनिया भर में सेठ आबिद की स्मगलिंग की तजारत ने फरोग पाया, जिसमें कभी कभी उन्हें रियासत की सरपरस्ती भी हासिल होती थी और लाहौर, कराची, दुबई और लंदन में सरमायाकारी और असासों की बदौलत उन्हें पाकिस्तान के सबसे ज्यादा दौलतमंद लोगों में शामिल किया गया।
1970 की दिहाई में सेठ आबिद की स्मगलिंग की वसी कार्रवाइयों को जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत के दौरान कुछ रुकावटों का सामना भी रहा और उनके कुछ असासों पर कब्जा कर लिया गया। सन 1974 में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी सोचा न था। लाहौर शहर में सेठ आबिद की रिहाइशगाह पर पुलिस के एक बड़े छापे में पाकिस्तानी करेंसी जिसकी मालियत तकरीबन 12.5 मिलियन थी बरामद हुई। उसके साथ साथ 40 लाख मालियत का सोना, 20 लाख मालियत की स्विस घड़ियां भी कब्जे में ली गयी। इस छापे में लाहौर पुलिस ने 3 गाड़ियां और दर्जन भर घोड़ों को भी अपनी तहवील में लिया, जिन्हें गैर कानूनी सामान की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अखबारात ने इस खबर की सुर्खी कुछ ऐसे लगाई, पाकिस्तान की तारीख का स्मगलिंग का सबसे बड़ा केस, और पाकिस्तान के गोल्ड किंग सेठ आबिद पर आलमी सतह पर स्मगलिंग कार्रवाइयों में मुलव्वस होने का इल्जाम लगाया गया। वजीर आजम भुट्टो ने सेठ आबिद इंटरनेशनल स्मगलिंग केस के लिए एक खुसूसी ट्राइब्यूनल कायम किया। इस ट्राइब्यूनल ने दर्जनों गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए, जबकि मुतादिद वार्निंग्स के बावजूद सेठ आबिद ट्राइब्यूनल के सामने पेश न हुए। सेठ की गिरफ्तारी का मामला न सिर्फ पाकिस्तानियों की रोजमर्रा की गुफ्तगू का हिस्सा बन गया, बल्कि भुट्टो हुकूमत के लिए रियासती रिट का भी एक टेस्ट केस बन गया। पाकिस्तान में इंतहाई मतलूब शख्स की तलाश के लिए मुल्की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिनमें पाकिस्तानी फौज, पुलिस, रेंजर्स और नेवल गार्ड की छापामार टीमों को तश्कील दिया गया। कराची में सेठ आबिद की रिहाइशगाह पर भी छापा मारा गया, जहां से बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी और सोने की ईंटें बरामद की गयी। सन 1977 में जब कराची कोस्टल गार्ड को ये तला मिली कि सेठ आबिद नॉर्थ नाजमाबाद में अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने आ रहे हैं, तो वहाँ भी छापा मारा गया, लेकिन इससे पहले ही सेठ आबिद वहाँ से फरार हो चुके थे। सितंबर 1977 में सेठ आबिद ने अपनी मर्जी से ज़िया की फौजी हुकूमत के सामने रजाकाराना तौर पर हथियार डाल दिए और अपने जब्त असासों की वापसी के लिए बातचीत की। उस साल दिसंबर में फौजी हुकूमत की प्रेस ने बताया कि सेठ ने लेफ्टिनेंट जनरल जहांजेब अरबाब को जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर अस्पताल के तामीराती मंसूबे और अब्बासी शहीद अस्पताल के बर्न वार्ड के लिए 1,51,000 रुपए की बड़ी इमदाद दी है। सेठ अब कोई कारोबारी मुजरिम नहीं, बल्कि एक पुरअज़्म मुहिब्बे वतन बन चुके थे, जो रियासत और माशरे की भलाई के लिए फराख दिली से एहतियात दे रहे थे। उनकी इस शोहरत में उस वक्त मजीद इजाफा हुआ जब उनका नाम मुल्क के जौहरी प्रोग्राम में भी सामने आया। सेठ आबिद बैनुल-अक़वामी स्मगलिंग केस पर सन 1985-86 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बहस हुई और इसके बाद चौधरी निसार अली की सरबराही में कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी NCNA ने इस केस की जिम्मेदारी उठाई। सन 1986 में पाकिस्तान सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 3,100 तोले सोने की वापसी की इजाजत दी, जिससे सन 1958 में कस्टम हुकाम ने कराची एयरपोर्ट पर सेठ आबिद से अपनी तहवील में लिया था। तारीखदान उस वक्त से ही एरिक हॉब्सबॉम के समाजी डाकू की इस्तिलाह पर तनकीद करते आए हैं, जब उन्होंने इस बात पर इस्तदलाल किया था कि जराइम की तारीख में चंद अफराद मुजरिम की हैसियत से भी बढ़कर शहरी हीरो बन सकते हैं। पाकिस्तानी तनाजुर में सेठ आबिद को बड़े पैमाने पर एक ऐसे शख्स के तौर पर जाना जाता है जिसने पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम की तरक्की में मावनत करके एक स्मगलर की हैसियत को शहरी लेजेंड में मुंतकिल किया। बहरे और गूंगे बच्चों की फलाह बहबूद के लिए हमजा फाउंडेशन जैसे इंसान दोस्त अदारे कायम करने के अलावा सेठ आबिद ने फलाही इदारों को माली आनत फराहम की, जिसमें लाहौर का शौकत खानम कैंसर अस्पताल भी शामिल है। अगरचे सेठ ने सारी जिंदगी तशहीर से गुरेज किया, लेकिन फिर भी उन्हें शोहरत मिली। उनका नाम कौमी सतह पर उस वक्त मशहूर हुआ जब उन्होंने एक टीवी शो में नीलामी के दौरान क्रिकेटर जावेद मियादाद का शारजा इनिंग्स में इस्तेमाल होने वाला बल्ला अपने बेटे के लिए 5 लाख में खरीदा। बाद की जिंदगी में अखबारों की सुर्खियां उनकी मुजरिमाना कार्रवाइयों पर नहीं बनी, बल्कि लाहौर में उनकी जेर मलकियत एयरलाइन हाउसिंग सोसाइटी में उनके बेटे सेठ हाफिज अयाज अहमद के कत्ल के बायस वो फिर से अखबारात की जीनत बने। पाकिस्तान में किसी ने भी मुल्की तारीख के इब्तदाई हिस्से में सेठ आबिद की तरह गैर कानूनी तरीके से सरमाया जमा नहीं किया था। अपनी गैर कानूनी तजारत के करियर के दौरान उनके बहुत से किरदार थे: स्मगलर, सोने का ताजर, स्टॉक मार्केट एक्सचेंजर, इंसान दोस्त और सबसे बढ़कर रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा नाम। 1990 की दिहाई तक वो लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर वसी प्रॉपर्टी रखने की वजह से शहर के सबसे ज्यादा वसाइल रखने वाले प्रॉपर्टी डेवलपर बनकर उभरे। वो कराची में कई जायदादों के मालिक थे और पैनामा लीक्स में नाम आने के बाद उन्होंने अपने असासे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में मुंतकिल कर दिए थे। स्मगलिंग की दुनिया में उनके कारनामों के बारे में बहुत सारी कहानियां मौजूद हैं। अखबारात उनके बारे में मशहूर बयान और यहाँ तक के सोशल मीडिया आज भी सेठ आबिद को रोमानवी बनाकर पेश करता है और उनके
उनके फरार और ग्लैमर से भरी जिंदगी पर बात की जाती है। जब अखबारात ने उन्हें बदनाम जमाना पाकिस्तानी सोने के बादशाह स्मगलर की हैसियत से पेश किया तो सेठ ने उसके खिलाफ एहतजाज किया और अपने आप को ऐसे लोगों में से एक शख्स के तौर पर पेश किया जिसने सोने को आम लोगों की रसाई तक पहुंचाया। सरहदी कामों के बारे में दुनिया के सामने अपने विजन को वाजे करते हुए सेठ आबिद ने लाहौर के एक अखबार के एडिटर को बताया, मुझे सोने का बदनाम स्मगलर क्यों कहा जाता है? मैं अपनी बहनों और बेटियों की शादी के लिए सस्ता सोना फराहम कर रहा हूँ। मैं माशरे और रियासत के लिए उम्दा खिदमात अंजाम दे रहा हूँ। किसी भी तारीफ और पहचान की बजाय मैं बदनाम हो चुका हूँ।